नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उस पर संकट मंडरा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। अभी युद्ध विराम तो हो चुका है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, लेकिन फिर भी जो तेल की किल्लत है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। सभी जो देश है वहाँ के तेल के भाव जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत में भी ये संकट है ही, लेकिन फिलहाल तो पेट्रोल और डीजल के भाव 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सलाह दी थी सभी लोगों को, देशवासियों को, कि सोना इस पूरे साल भर में आप खरीदी मत कीजिए। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो बचत है वो करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। खाद्य तेल का जो इस्तेमाल है वो भी कम कीजिए। और इसके पीछे का कारण था कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर और इसके जो भी परिणाम अभी दिखाई दे रहे हैं या आने वाले समय में दिखाई देंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं अर्थ विश्लेषक विनीत नाहटा जी। उनसे हम बात करेंगे और उनसे इन अलग अलग मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। पहली बात तो, मोदी जी ने जो एक सलाह दी है या सूचना की है, लोगों को बताया है, और वो चाहते हैं कि वो अपेक्षा करते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सुने जो भी उन्होंने कहा है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं यानी पेट्रोल डीजल के भाव पर, जो कि अभी थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उस पर क्या असर होगा ये दिखाई देता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से अभी पूरा विश्व एक बहुत जूझ रहा है मुसीबतों से और चैलेंजेस से, कि किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पे रखते हुए उसमें मोमेंटम जो आया है वो मोमेंटम बरकरार रहे। ईरान और यूएस और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम होने की संभावना थी, उसके अंदर अब क्या है कि विलंब हो रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पार्शली जो शिप के वेसल्स हैं, ऑयल वेसल्स, वो जा रहे हैं। तो इससे जो ऑयल कंजम्पशन, ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन है और इंडिया का जो ऑयल कंजम्पशन है, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल, और दूसरा है कि ऑयल के प्राइसेस अभी रूफ टॉप पे हैं। तो बीच में नीचे आए थे, पर वापस जब ये वार्ता विफल हो गई तो उसके बाद में फिर ऊपर चले कच्चे तेल की कीमत। तो इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। उसके अलावा स्टॉक जो है वो डिप्लीट हो रहा है। जो इन्वेंट्री हमारे पास है वो हरदीप सिंह पुरी जी ने CIA के एक इवेंट में कहा था कि 30 डेज, 60 डेज और 45 डेज का है, तीनों कैटेगरीज ऑफ ऑयल के अंदर। तो अब 2 महीने 3 महीने तक तो हम सुरक्षित हैं। उसके बाद महंगे दामों में यदि तेल की खरीद होगी, और ऑयल कंपनीज जो है उन्होंने बताया था कि लगभग प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो बियॉन्ड अ पॉइंट क्या है कि ये सरकार इतने बड़े ये बर्डन का भार उठाने में असमर्थ है। इनको अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। ये जो 3 रुपए की बढ़त हुई है, दूध के अंदर में 2 रुपए बढ़ाए गए और पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए बढ़ाए गए, ये एक सिग्नलिंग है। ये जो असली घाटा है वो तो कम से कम 15 से 16 रुपए का है तेल में। 3 का करके एक क्या है कि सिग्नल दिया गया है या संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। इसके लिए पूरी जनता तैयार है, जो कंज्यूमर्स हैं वो सचेत रहें, और जो उपयोग है तेल का वो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में डिफ्रेंशिएशन करके करें। जहां अनावश्यक तेल की खपत हो उसमें कटौती करें। ये मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इससे अगर आप लॉन्ग रन के अंदर में देखते हैं, कॉस्ट रैशनलाइजेशन होगा, और जो कंपनियां व्यर्थ की फिजूल खर्ची कर रही थी, या जो लोग बिना सोचे समझे पैसा अंधाधुंध खर्च रहे थे, उसके अंदर में कटौती आएगी। तो ये कंपनियों के लिए भी लाभदायक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और हमारे जो रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स कंजम्पशन जो है वो ऑप्टिमम होगा और ज़रूरत के आधार पे होगा।
तो फिजूल खर्ची में कटौती आने से ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। इसके अलावा जो अलग तरीके के जो मेजर्स लिए गए हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। और इस बार रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल जो है उसका रिजर्व्स बढ़ाने के लिए कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विदेश में जाके माइंस भी खरीद रहे हैं। तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एट्सेट्रा, ये जो है इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस है और इसका लाभकारी परिणाम हमको आगे जाते हुए दिखेगा। अभी ये जो पेट्रोल और डीजल के भले ही वो 3 रुपये भाव बढ़े हो, आने वाले संकेत जो उसमें से मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बढ़ सकते हैं और भी, तो इसका इन्फ्लेशन का जो रेट है उसके ऊपर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यानी कहीं पर सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने दूध का भाव बताया कि वो 2 रुपये बढ़ा हुआ है, तो इस तरह का क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा? देखिए, अभी लेटेस्ट जो डेटा आया था होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो 8.3% का आया था। वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, वो 3.5% से बढ़ के 8.3 आया। तो इसके अंदर में जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फ़िलहाल कैप्चर हो गई हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है हमारा वो स्टिकी है, वो ऑलरेडी ये दर्शा रहा है कि भविष्य में जो विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी उनकी कॉस्टिंग के आधार पर, उसको फ़िलहाल मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा आया था वो लास्ट आया था 3.48%। और अभी जो मार्केट के एस्टिमेट्स मिल रहे हैं वो अगला जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा वो 4.3% के करीब जो इकोनॉमिस्ट है वो अनुमान कर रहे हैं। आरबीआई का जो बैंड है वो 2% से 6% का इन्फ्लेशन का बैंड दिया गया है। तो उसमें अभी हम लोग काफ़ी सेफ जोन में हैं और शॉक एब्जॉर्ब करने की हमारी काफ़ी अच्छी अभी स्थिति है। हम जो इन महंगाई का शॉक है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ब्याज की दरों में जहाँ तक बढ़ोतरी का सवाल है, वो कई जो अभी एक रीसेंट पोल हुआ था वहाँ 18 इकोनॉमिस्ट के अंदर 2 जन ने कहा था कि क्वार्टर बेसिस पॉइंट का हाइक है, बाकी सभी ये देख रहे थे कि अभी फ़िलहाल ये जो हमारा स्टांस न्यूट्रल रहेगा। ये हालांकि एक कंसेंसस आ रहा है कि जो ब्याज की दरों में कटौती हो रही थी उस पर अभी फ़िलहाल रोकथाम लग गया है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही ईज़ होते हैं, ऑयल प्राइस नीचे आने के संकेत मिलने लगते हैं। और तब क्या है कि आरबीआई वापस अपने मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी का जो उसका पॉलिसी गाइडेंस था उस पर वापस से पुनर्विचार करके वो ब्याज की दरों में कटौती का निर्णय ले सकती है। अभी फ़िलहाल स्टेटस क्यो मेंटेन रहेगा। अभी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये जो सूचना की लोगों को, तो उसके बाद एक चर्चा हुई कि नहीं, हमारे अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, विशेष तौर पर विरोधी जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो करती हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताएंगे? आरबीआई का क्या स्टेटस है, उसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री का 7 पॉइंटर जो कॉल दिया था उन्होंने, वो कॉशनरी कॉल है। वो लोगों को सचेत कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। उनका कहीं पे भी उनकी स्पीच में या जो उन्होंने आह्वान किया है उसमें ये नहीं झलकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। हमारा जीएसटी का कलेक्शन जो है वो 8.8% बढ़ा है और हमारा इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो 5.3% बढ़ा है। तो ये 2 आंकड़े खुद दर्शाते हैं कि हमारी जो जीडीपी की जो मोमेंटम है इकोनॉमी का वो बरकरार है। और अधिकांश जो रेटिंग एजेंसीज और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनके जो आंकड़े हैं, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो पहले जो 7.22 था उससे घट के 6.7 है और लेटेस्ट जो आया वो अभी 6.6 है। तो 6.5% कंजर्वेटिवली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जीडीपी का ग्रोथ जो है वो भविष्य में बरकरार रहेगा। तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था में तेजी का जो मोमेंटम है उसका सवाल है, उसमें थोड़ी रोकथाम हुई है, उसमें डिसेलरेशन आया है। जो एक्सेलरेटेड रेट पे जो ज़बरदस्त मोमेंटम से हम बढ़ रहे थे उसके ऊपर अभी ब्रेक लगाया गया है, पर ये टेम्पररी है। जब हालात बदल जाएंगे उसके बाद में वापस मॉनेटरी ईजिंग शुरू हो जाएगी और वापस अपने पटरी के ऊपर में इकोनॉमी आ जाएगी।
पर कहीं भी अभी जो मौजूदा संकेत हैं वहाँ वीकनेस की कहीं पे भी हम लोगों को लग नहीं रहा है कि इकोनॉमी वीक है। चैलेंजेस हैं, ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाएगा उसका महंगाई के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, उसके अलावा हमारा जो वित्तीय घाटा है उसके बढ़ने की संभावना है। तो ये चीज़ें हैं, पर प्रधानमंत्री के कॉल से हमारी इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी या फिर हमारी अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर स्थिति में इस वजह से उन्होंने ये कॉल दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अभी आम आदमी की नज़रें जो होती है वो इक्विटी मार्केट पर होती हैं, वहाँ के क्या हालात है? क्योंकि जब से ये वॉर सिचुएशन थी तभी से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कभी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, तो अभी क्या हालात है, आप उसके किस तरह से विश्लेषण करेंगे? दूसरे देशों के मुकाबले हमारा जो डोमेस्टिक शेयर मार्केट है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्सोडस हुआ, उन्होंने माल बिक्री करके FIIs पैसा बाहर ले गए, इसके कारण एक दबाव जरूर आया, सेलिंग प्रेशर आया, पर हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का जो इंडिया की जो सेविंग्स है, जो म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से शेयर बाजार में जा रही है, वो मोमेंटम पूरा का पूरा बरकरार है। अभी जो लास्ट आंकड़े आए थे उसमें भी बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी थी। तो शेयर बाजार सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है, और ग्लोबल मार्केट अगर वीक रहते हैं, US के डाउ जोन्स, उसके बाद में यूरोप के जो मार्केट्स हैं वो FTSE वगैरह, और इवन जापान और एशियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अगर बहुत कमज़ोरी दिखती है उसका असर हमारे मार्केट्स के ऊपर में पड़ता है। पर वो भी क्या है कि डोमेस्टिक जब पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो शेयर बाजार अभी अगर पैनिक सेंटिमेंट के कारण अगर नीचे भी आता है तो ये टेम्पररी रहेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एकदम मजबूत है और इन्वेस्टर्स को इसका लाभ लेना चाहिए। अब आपदा में अवसर कहते हैं, तो नीचे के भाव में अगर अच्छे स्टॉक्स मिले तो उनको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म की दृष्टि से, स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3 साल 5 साल का होराइजन है तो निश्चित तौर पे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आप जो जिस तरह के संकेत दे रहे हैं या जिस तरह का पॉजिटिव सब वातावरण रहेगा ये बता रहे हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसा डर पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, या इस तरह का कुछ होने की संभावना लगती है आपको? देखिए, ब्लैक स्वॉन इवेंट अगर कोई होते हैं, अगर ये युद्ध जो है अचानक बहुत विकराल रूप ले लेता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर में हमारे मार्केट सब इंटरकनेक्टेड हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन यहाँ काफ़ी है, और इसका एक फ्लिप साइड भी है। यदि बाज़ार में अच्छा करेक्शन आता है, हमारे बाज़ार हो सकता है कि न तोड़ें, यदि किसी दूसरे मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा अगर गिरावट आ जाती है तो वो इंडेक्स लेवल वहाँ पे बहुत आकर्षक हो जाता है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, वो भी बाज़ार में बैठे हैं, उनको भी वहाँ पे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और इंडिया से अगर वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ मिले, क्योंकि बाज़ार एकदम क्रैश कर गए, तो वो यहाँ पे माल बेच के वहाँ निवेश करने का सोचेंगे। भविष्य के अंदर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण और मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके अंदर में कितना स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें ये तय करेगा कि इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स क्या है कि उसमें जो नेगेटिव असर है इंडियन में आने, वो भारत की अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी के कारण नहीं है, वो विदेशी बाज़ारों के अंदर में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर में क्या पड़ रहा है उसके ऊपर में ज़्यादा निर्भर करेगा। भी आप जब भी हमारे साथ यहाँ पे इंटरव्यू में होते हैं तो एक डेट मार्केट के बारे में आप जानकारी देते हैं लोगों को, तो उसका क्या स्थिति है उसकी? हमारे डेट मार्केट्स बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी चाह रहे हैं कि जो इंडियन कॉर्पोरेट डेट मार्केट है और इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट है वो स्ट्रेंथन हो और डीपन हो। इस विषय में, इस उद्देश्य से कई गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इस बजट में टोटल रिटर्न स्वॉप्स उसको मंजूरी दी गई है। तो ये टोटल रिटर्न स्वॉप में
हेजिंग की प्रक्रिया जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत दिनों से डिमांड थी कि इंडिया के अंदर में पोर्टफोलियो जो डेट पोर्टफोलियो है उसमें हेजिंग उनकी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो टोटल रिटर्न स्वॉप्स जो है वो इंटरेस्ट रेट स्वॉप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, ये जो दो आयाम हैं, इनका लाभ लेके जो इनका डेट मार्केट का पोर्टफोलियो है उसको इन्वेस्टर्स हेज कर सकते हैं। दूसरा एक और जो अहम अभी बात चर्चा में आई थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को विदहोल्डिंग टैक्स इंडियन डेट मार्केट्स में लगभग 20% लगता है। दूसरे बाजारों के, दूसरे देशों के तुलना में उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा है, और सरकार इस दिशा में अभी विचार कर रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर और इंडियन डेट मार्केट में इन्वेस्ट करके जो टैक्स दिया जाता है उसमें कटौती की जाए। इस दिशा में कार्य होता है और टैक्स कट हो जाते हैं तो बाहर से काफ़ी निवेश यहाँ आ जाएगा। और अभी दो यूरोपियन यूनियन के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी उसके अंदर में एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री, वहाँ के कोई भी निवेशक डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। फुटसी जो यूके का स्टॉक एक्सचेंज है, वो इंडिया डेडिकेटेड एक फ़ंड लाने की बात सोच रहा है। जो पहले हमारे यहाँ जैसे जेपी मॉर्गन सॉवरेन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स आया था, वैसे इंडिया डेडिकेटेड, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए डेडिकेटेड एक फुटसी यूके के इन्वेस्टर्स के लिए एक फंड लाने की प्रक्रिया में है। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। उसके अलावा हमारा जो वित्तीय घाटा है वो इस बार काफ़ी कंट्रोल में है। आरबीआई से हम लोग इस बार अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलने की आशा कर रहे हैं। बजट के अंदर में 3.1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था, तो हो सकता है कि इस बार यदि रिजर्व बैंक को गोल्ड के वैल्यूएशन रिजर्व के अंदर में अगर अच्छा प्रॉफिट हो तो वो उससे बढ़ा के भी डिविडेंड दे दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन डेट मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो अभी कंट्रोल में हैं। और डेट के निवेशकों मार्केट्स के अंदर अभी हमारा जो नया एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस साल का बेंचमार्क सिक्योरिटी लॉन्च हुआ है, वो जब आया था तब 6.94% पे आया था, अभी वो लगभग 7% के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो 5 बेसिस पॉइंट का हाइक आया है, अगर हम विदेशी बाजारों से तुलना करें, यूएस के अंदर में आज 4.6% है वहाँ की 10 साल की सिक्योरिटी, जो कुछ दिन पहले, मतलब महीने भर पहले 4.3% से नीचे थी। वहाँ 30 बेसिस पॉइंट का हाइक आया और हमारे यहाँ केवल 4 बेसिस पॉइंट का हाइक आया। तो डीकपलिंग और विदेशी बाज़ार के अंदर में जिस अनुपात से गिरावट आ रही है, हमारे यहाँ उतना उस अनुपात से नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि हम इंडियन डेट मार्केट जो है वो काफ़ी फर्म फुटिंग के ऊपर में है, और लोग जो निवेशक हैं वो क्या है कि काफ़ी आशान्वित है भविष्य के प्रति। तो यदि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर के अंदर में कुछ अगर विकराल रूप लेता है और हमारे डेट मार्केट्स की यील्ड बढ़ती है, तो आपदा में अवसर के हिसाब से डेट निवेशकों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग रन के अंदर में उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक आखिरी सवाल ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, ग्रीन एनर्जी, ये महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में बताइए। युद्ध जो चल रहा है उसके फलस्वरूप कार्बन एमिशंस हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। कार्बन क्रेडिट्स जो है उसमें भी जो मार्केट एकदम अचानक से स्थिर हो गया था उसमें अब हलचल दिखने लगी है। तो अभी आगे जाते हुए जो ग्रीन बॉन्ड्स है, आरबीआई ने एक लास्ट ग्रीन बॉन्ड का इशू किया था, 3 साल के बाद पहली बार वहाँ 6 बेसिस पॉइंट का ग्रीनियम दिखा। वो 7.5% पे लॉन्च हुआ, जबकि पैरेलल गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी 7.56% चल रही थी, और ये 2.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। ग्रीन बॉन्ड्स जो है, सरकार चाहती है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर में पैसा लगाएं, सोशल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स SDG और ESG, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस, इनके जो पैरामीटर्स हैं वो
पूरा करें, और जो कार्बन एमिशंस है, जो कॉर्पोरेट्स जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को खतरा ना हो, एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुंचे, कार्बन एमिशंस जो हैं वो कंट्रोल में रहे, हमारा जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उस दिशा में वो अग्रसर हों, और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जागरूक रहें। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, इनको यदि कॉर्पोरेट्स कंप्लाई करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको कम ब्याज की दरों में उनको फंड देने में झिझक नहीं होगी, और ये ग्रीनियम जिसे हम कहते हैं, ये अगर आगे में भविष्य में बढ़ेगा तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो है उसका अगर कोई निवेशक आज निवेश करता है तो भविष्य में उसको काफ़ी उसके अंदर में फ़ायदा होने की संभावना है। ब्याज की दरें घटती हैं, उस वजह से कैपिटल अप्रिशिएशन आएगा, और ग्रीनियम के एक्सपेंशन से, सपोज आज यदि ग्रीनियम 3 या 4% या 5% का है, भविष्य में यदि ग्रीनियम बढ़ जाता है तो उसके कारण बॉन्ड के दाम भी बढ़ेंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसके अंदर कॉर्पोरेट्स को और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए, और ये एसएलआर के अंदर में भी, बैंकों के एसएलआर के अंदर ये एलिजिबल है। तो एसएलआर के पोर्टफोलियो के अंदर में भी उनको अलग से कोई कैटेगरी क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एसएलआर के अंदर में ये क्वालिफाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग विषयों पर आपने जानकारी दी, और इससे ये पता चलता है कि भले ही आज स्थिति जो है बहुत कठिन लग रही है पूरी दुनिया भर में, लेकिन जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में आपने बताया, तो ये अर्थव्यवस्था जो है अच्छी स्थिति में है और चिंता की कोई बात नहीं है। जनता ने जो भी सरकार निर्णय ले रही है उसके पीछे रहना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। आप यहाँ पे आए और इन सभी विषयों पर आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।